हमारे लिए सचमुच ये सौभाग्य का विषय है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं हिंदी की सबसे वरिष्ठ लेखिका श्रीमती चंद्रकिरण सौंदरक्सा जी, जिन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को पिछली सदी से बनते हुए देखा है बल्कि स्वयं बनाया भी है। साथ में हैं सुपरिचित स्तंभकार और आलोचक भारत भारद्वाज जी। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। चंद्रकिरण सौंदरक्सा जी का जन्म 17 अक्टूबर 1920 में पेशावर कैंट में नौशेहरा में हुआ और शिक्षा मेरठ में। उन्होंने हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि के साथ साथ स्वाध्याय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 1940 में उनका विवाह नवोदित लेखक और पत्रकार, बाद में मशहूर फोटोग्राफर कांतिचंद सौंदरक्सा जी के साथ हुआ। आपकी पहली कहानी 1931 में कलकत्ता से प्रकाशित बाल मासिक विजय में अछूत नाम से प्रकाशित हुई और 1946 में पहला कहानी संग्रह आदमखोर पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। उसके साथ साथ आपको सुभद्रा कुमारी चौहान पदक 1988 में प्राप्त हुआ और हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष 2001 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी की लेखिका की उपाधि से विभूषित किया गया। 1956 से 1967 तक आकाशवाणी लखनऊ में वे कार्यरत रहीं और निरंतर साहित्य सृजन भी करती रहीं। आपके प्रमुख उपन्यास चंदन चांदनी, वंचिता, कहीं से कहीं, दिया जलता रहा, कहीं से कहीं नहीं और लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी अभी पूर्वोदय प्रकाशन से आपकी आत्मकथा आई है पिंजरे की मैना, जो इन दिनों बेहद चर्चा में है। चंद्रकिरण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो पहला उपन्यास 1962 में जो आया था चंदन चांदनी, उसमें आपने 2 स्त्री पात्रों का उल्लेख किया है, गरिमा और शांता नाम से। तो गरिमा जो है वो प्राचीन परंपराओं के और आधुनिकता के द्वंद्व में घिरी रहती है, लेकिन शांता जो है वो परंपराओं को नकारती हुई एकदम आधुनिकता से जिंदगी जीना चाहती है। और मुझको लगता है कि शायद आपका ही प्रभाव रहा होगा
जो बाद में हिंदी लेखिकाओं ने अपनी कथा साहित्य में जिसको उतारा है या जी। मैं किसी भी रचना को, जिसे कहते हैं ना, हवा में नहीं कर सकती जी। कोई भी काम बिना सामग्री के नहीं होता है। तो अपना अपना स्वभाव होता है। बचपन से चूँकि निम्न मध्य वर्ग के परिवार से आई थी, मोहल्लों में जाती, घरों में जाती, देखती सासे बहुओं को घूंघट कढ़वा रही हैं, कहीं जाति पाति का झगड़ा है, कहीं कोई चमार बेचारा घड़ा लिए खड़ा, कोई उसके घड़े में पानी नहीं डाल रहा, सिर्फ इसलिए कि उस पर छींटे पड़ जाएंगे तो उसको नहाना पड़ेगा। हम मैं सोचती रोटी तो इस बेचारे को मिल गई, लोगों ने फेंक दी, तो सारी रोटियां खा के गुजारा होगा, पानी कौन देगा। और ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती थी। माँ से भी पूछती थी, माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो यूँ कहती, बेटा भगवान ने इसे चमार बना दिया, हमने तो बनाया नहीं। और देख बेटा, मैं तो इसे जुम्मन चाचा कहती हूँ, पर क्या करूँ, पानी सबके सामने अगर इसकी लोटे घड़े में डालूंगी तो अभी मेहरी आके मेरे पर एक बाल्टी पानी डाल जाएगी और घर का सारा काम रह जाएगा। और मेहरी से कहो तो वो कहेगी, ना है बहू जी, हम का भी 4 घरे चौका करे जाए है, हम केहू कर धर्म ना बिगाड़ी। तो बोली उसका धर्म इसलिए बिगड़ जाए। तो मैं सोचती इन सब चीज़ों का कोई हल नहीं है, क्योंकि खुद तो छोटी थी, और अगर किसी के घर में कोई बात बोल दी तो वो आके मेरी माँ से शिकायत करती थी। जैसे एक पड़ोस में रहती थी, उनकी बहू बहुत गर्मी पड़ रही, पसीने चू रहे, आंगन में बेचारी घूंघट काले दाल बीन रही थी। मैंने कहा, दादी दादी चाची का घूंघट उतरवा दो। बोली क्यों? मैंने कहा, इतना पसीना आ रहा, कोई मर्द तो है नहीं, चाचा भी नहीं है, बाबा भी नहीं। बोली तू बहू को बिगाड़ने आई है, आदत नहीं रहेगी तो फिर घूंघट कालेगी कैसे? तो मैंने कहा, आप भी तो बैठी हैं मुंह खोले, मैं भी तो बैठी। बस भैया, उन्होंने वहीं चप्पलें पहनी और अपनी लठिया उठाई और मेरे घर पहुंची। आके बोली, देख बहुरिया, दुल्हनिया एक बात सुन ले, अपनी छोरी को रोक ले, ये अभी से उड़ रही है, आगे पता नहीं उड़ के कहाँ चली जाएगी। माँ बोली, क्या हुआ? कि बहू को ये सिखा दी घूंघट करना छोड़ दे। अरे पल्ला ना हो जाएगी, बहुएं अगर घूंघट उतार देंगी, मुंह चौकट सा खोलेंगी तो लोग देख के क्या कहेंगे। माँ ने मुझे डांट दिया, क्यों पराए घर जा कर के तमाशा करती है। अब ठीक है, तमाशे वाली तो चुप हो गई, अभी चुप होने क्यों रहा? हर जगह जरा से भी स्वतंत्रता लेना चाहो, वहीं एक लाइन लगी। हाँ, वैसे उन दिनों आर्य समाज का बड़ा प्रभाव था। ये सन 30-31 की बात कह रही हूँ, क्योंकि उससे पहले की याददाश्त कहाँ है। तो सन 30, और लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे, तो आमतौर पे टीचर्स लड़कियों की माँओं से कहती अपनी बच्ची को स्कूल भेजिए, खुशामद करते। मेरी माँ के पास भी एक टीचर आई, बोली, अरे आप तो आर्य समाजी हैं, आपकी लड़की 5 साल की हो गई, स्कूल नहीं गई। माँ बोली, अभी बहुत छोटी है। बोली, अरे बुलाने वाली ले जाया करेगी। नहीं, अभी बहुत छोटी है। और बाबूजी बोले, नहीं जा, चली गई। अब वहाँ ये वो टीचर्स ने वो तख्तियाँ दी हुई थी, उस ज़माने में तख्ती होती थी जिस पर मुल्तानी मिट्टी डालते थे और उसको पोत कर काली स्याही से लिखा जाता था। तो उसमें ये था, पैसा नहीं खर्च होता था, टाइम लगता था। बच्चे अपना वो मुल्तानी मिट्टी से धोते, सुखाते, आधा टाइम उसमें लगाते में लग जाता था। पर वो छोटे बच्चे होते थे ABC के। चंद्रकांता जी, आपने, मैं हस्तक्षेप थोड़ा करूँ, आपने वह समय हिंदी साहित्य का देखा है, और जैसा आप जानते हैं आपके समकालीन अब बहुत कम बचे हैं। हाँ, बहुत कम बचे हैं। क्योंकि आत्मकथा में आपने जिन लोगों का जिक्र किया है, हाँ, उसमें पंत भी हैं, निराला भी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, यशपाल है, और बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अच्छा, उपेंद्रनाथ अश्क हैं, कमलेश्वर है, चंद्रगुप्त राय हैं, अमृत राय हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, शायद प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई। हाँ, मैंने और तब आपकी उम्र 16 साल रही होगी। हाँ, अनुमान था। हाँ, 20 में पैदाइश होने से कुछ स्मृति है उस समय की आपके पास? क्योंकि आपने प्रेमचंद के बाद श्रीपत राय और अमृत राय ने जो हंस का संपादन किया, उसमें आपकी रचनाएं छपती भी थी और पत्राचार भी आपका था। मैं जानना चाहता था कि आपकी स्मृति वहाँ कहाँ है? देखिए, प्रेमचंद जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं अपने पड़ोस में मैंने खुद कोई संपादक या लेखक नहीं देखा।
लेकिन अखबार यूँ आते थे कि मेरे पिताजी चूँकि पंजाब के थे तो अरबी, फारसी और उर्दू जानते थे और कुछ पढ़ने का उन्हें शौक भी था। तो उन्होंने 2 पेपर लगाए हुए थे। उस समय कोई आदमी 2 पेपर लगाए बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। एक तो था गुरु घंटाल, अच्छा, ये लाहौर से निकलता था, उसके एडिटर है श्यामलाल कपूर जी। और एक क्रांति निकलता था आर्य समाज के प्रधान स्थान से, उनके एडिटर का नाम, वो दोनों हमारे यहाँ आते थे। क्रांति में प्रेमचंद की एक आध कहानी छपती थी। मेरा परिचय प्रेमचंद से इतना था कि और उनकी कहानी मुझे अच्छी लगी क्योंकि सामाजिक कहानी थी जिसके 4 लड़कियां हो जाती हैं और 5 बहुत व्रत रहती, ये रहती वो रहती है, 5वीं लड़की का जन्म सुनते ही उसके प्राण मतलब मुश्किलें सामने आने लगती हैं। डॉक्टर ने कह देती कि बहुत हो गई आपकी। हाँ, वो पहले का जो वक्त, जिन वक्त का, अब हम पिंजरे की मैना जो आपकी आत्मकथा है उस पर भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि इधर उस आत्मकथा की चर्चा ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय में भी और कई जगह मैंने देखी है और लोग पढ़ने के उत्सुक हैं क्योंकि एक ने बहुत पहले, बहुत बीते हुए समय को, एक लंबे कालखंड को उसमें आपने उठाया है। तो मुझे, मैं आपसे पूरी ईमानदारी से उठाया है जी। और इस ढंग से उठाया कि मेरे ऊपर उसका क्या असर हुआ और मेरा जीवन आज जो बना है जी। किस कारण से ऐसा बना। मैं आत्मकथा का अर्थ ना तो ये समझती हूँ कि अपने जिनको आप प्रेम करते हैं उनकी बड़ाइयाँ उसमें आए या जिनसे आप घृणा करते हैं उनकी बुराइयाँ आए या परिवार का नुकसान हो। थोड़ा बहुत तो परिवार का फायदा और नुकसान होगा क्योंकि आप किसी परिवार की पत्नी, बहू, बेटी कुछ है, कई भूमिकाओं में होती। और आत्मकथा लिखने के लिए आप अकेली अपने को नहीं लिखेंगी, मैं यहाँ पैदा हुई, मैं यहाँ खड़ी हुई, मैं इस स्कूल में पढ़ी, ये आत्मकथा नहीं है। स्कूल है तो स्कूल की टीचर भी हैं, स्कूल है तो स्कूल की लड़कियाँ भी हैं, नौकरी है तो वहाँ के अफसर भी हैं और चपरासी भी हैं। ये ठीक है कि वो गौण हैं, लेकिन उन गौण चरित्रों के बिना आपका मुख्य चरित्र, अपनी आपकी आत्मकथा ना संपूर्ण होती ना सत्य होती। मैंने एक परिवेश है उन सबों के बीच में, मतलब वो आत्मकथा उससे दो अर्थ निकलते हैं कि उस समय का वो इतिहास भी आ जाता है जो उस समय था पहले जी। और अब में क्या अंतर है, ये पढ़ने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि उसमें उस समय में इस समय में क्या अंतर आया, क्या अच्छाई आई और क्या बुराई आई, दोनों चीज़ें उससे पता लगती हैं। इसी दृष्टिकोण से आत्मकथा लिखी, इसलिए नहीं कि चंद्रकिरण कोई बड़ी भारी लेखक हैं और उनकी आत्मकथा जो है विश्व में प्रसिद्ध होगी। नो, आप ये मत सोचिए। उसका सिर्फ मात्र कारण ये था, मेरा बड़ा लड़का बहुत चाहता था, बोला मम्मी आत्मकथा लिखो। पहले तो मैंने ये जवाब दिया, भैया आत्मकथा बड़े लोग लिखते हैं जो जेल जाते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, जो जिन पे मुकदमे चलते हैं, या जो राष्ट्रपति या राजा होते हैं उन पर उनकी आत्मकथाएं होती हैं। राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर। तो बोले साधारण आदमी, मैं कहता नहीं, आत्मकथा तो सबके पास होती है पर एक तो सबके पास लिखने की शक्ति नहीं होती, बिल्कुल ठीक। दूसरे सबकी आत्मकथाएं लिखने योग्य भी नहीं होती। अगर आप एक चोर की आत्मकथा लिखने लगे, ठीक है, एक आध जगह तो ये आएगा कि सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों ने उसे इतना बिगाड़ा, लेकिन इसके बाद वो बिगड़ा हुआ आदमी सुधरता ही नहीं, सब कुछ वो करता जाता, तो पढ़ने वाले को थोड़ी सी उत्तेजना दे जाएगा कि मैं भी ये करूं तो मुझे भी इतने रुपए आ जाएंगे। जी 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 जी। आपकी आत्मकथा में एक जगह प्रसंग आता है हरिवंश राय बच्चन से शादी का, तो अब कहीं जाकर आप अगर पीछे मुड़कर देखती हैं तो कहीं अफसोस तो नहीं होता आपके मन में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और आत्मकथा में जो इन्होंने लिखा है चंद्रकिरण जी, उसके बाद भी यदि कुछ कहना रह गया है तो इतिहास के लिए एक गवाही नहीं। देखिए, बच्चन जी को मैंने देखा नहीं था जी, उनकी कविताएं सुनी थी और प्रसिद्ध, मैं लिखना शुरू कर रही थी, मतलब लिखना शुरू का अर्थ ये था कि 10-5 कहानियाँ मेरी छप चुकी थी उस टाइम, जैसे चांद में निकल चुकी थी, महिला में निकल चुकी थी, और निशान निमंत्रण पर मैंने एक आलोचना भी लिखी थी। मैं आलोचक नहीं हूँ जी जी जी, आपने लिखा भी है जी। तो वो आलोचना यूँ कि मुझे इतनी सरल कविताएं, निराला जी बहुत बड़े कवि हैं जी, पंत जी बहुत बड़े कवि थे, हरिऔध जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उनकी कविता पढ़ने के लिए सिर खुजाना पड़ता था। एक पंक्ति का रस पूरा मिल गया
और दूसरी में इतनी कठिन भाषा है कि उसके भाषा के शब्दों को सरल करते करते उसका रस जो है उसके साथ ही चला जाता था। तो मुझे बच्चन इसलिए पसंद थे कि बच्चन की कविताएं बड़ी सरल हैं, ये है वो है जी। और मेरे घर चूँकि मेरे उस समय कहना चाहिए मदर की भी डेथ हो गई थी, फादर की भी डेथ हो गई थी, और घर में 18-20 साल की लड़की उस ज़माने में हो जाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती और मेरी काफ़ी बदनामी थी जी। बदनामी ये लड़की उर्दू पढ़ी है, मोहल्ले में कोई लड़की उर्दू पढ़ती है, अरे ये लड़की पंजाबी बोलने लगी है कोई, और लड़कियां पंजाबी बोलती हैं, और ये लड़की है, ये इसको देखो ये क्या, हाँ इसकी कहानी अखबार में छप गई है, अरे छोड़िए अगर अखबार में लिखने लगे तो मर्दन का क्या होगा जी। तो ये एक तरह की सारी बदनामी मोहल्ले भर में थी। लेकिन इसके लिए घर वाले मना यूँ नहीं कर सकते थे, मैं किसी के घर नहीं जाती थी, किसी मोहल्ले वाली से कोई लड़की आ गई तो बात कर ली, बाकी अधिकतर मैं घर में ही रहती थी। पारिश्रमिक लेने से सब बातों को आपने मना कर दिया, बड़ा दिलचस्प प्रसंग जी। क्योंकि मैंने कहा बड़े भाई साहब ने सुना तो सोचेंगे पैसे कमाने लगी, अरे लड़कियां और पैसे कमाया और मर्द की इज्जत का क्या होगा। वैसे अगर मेरठ का इतिहास लिखा जाए नाटकों का तो उसमें मेरे बड़े भाई का नाम ज़रूर आएगा। भारत नाटक समाज के डायरेक्टर थे वो, डॉक्टर भोपाल सिंह का टाइम था, और उन लोगों ने जितने नाटक किए पैसों से किए, और उसके सब पैसे उन दिनों से कि कांग्रेस थी, कांग्रेस को दे देती थी। जिस दिन राणा प्रताप सिंह नाटक होना था उसी दिन लाला लाजपत राय के मरने के समाचार आए। 29 की बात है या 29 की बात बता। हाँ जी। पर्दा पड़ा हुआ, खुलने की देर थी, अब खबर आती, हल्ले पड़ गए अब नाटक किया जाए या नहीं किया जाए, लोग ये ना कहें कि इधर लाजपत राय के मरने की खबर आई, इधर ये लोग नाटक कर रहे हैं। और टिकट से किया था। आप नाटक देखने गई थी क्या? हाँ। अच्छा। मेरे भाई नाटक करेगा, मैं देखने क्यों नहीं जाऊंगी जी। मैं मेरी माँ को तो अगली सीटों में बिल्कुल पंक्ति में, आगे की कतार में आपको जगह। तो आपका परिवार जी बच्चन जी वाला चल रहा, बच्चन जी वाला। हाँ बच्चन जी वाले में वही था कि मैं, बच्चन जी बड़े प्रसिद्ध थे, और प्रसिद्ध व्यक्ति की बहन होना, पत्नी होना, माँ होना, ये तीनों बड़े गौरव की बात हो सकती थी। अगर मैं बहुत बड़ी होती तो मैं सोचती कि हरिवंश राय जैसा बेटा मेरे होता तो मैं बड़ी खुश होती, पर उतनी बड़ी थी नहीं, इतनी छोटी भी नहीं थी। और जब उनका नाम सुना और मेरे भाई के एक मित्र ने कहा कि यार तुम बड़े परेशान हो बनियों के बेटे, तो कह देते हैं कि इतनी पढ़ी लड़की ला कर अपनी इज्जत क्या जूतियों में डलवानी है, औरत मर्द से ज़्यादा पढ़ी हो और अकल वाली हो उस औरत के साथ घर नहीं चलता, लड़का नहीं मिलेगा, यही कहना था। कि बल्कि एक मित्तल साहब थे, यही जब मैं दिल्ली आई तो वो रेडियो पर थे अनाउंसर, तो मुझे देख के बोला अरे चंद्रकिरण तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ मैं यहाँ महिला उसमें बोलने आई हूँ। तो फिर मैंने कहा क्यों भाई, मेरे में तुमने क्या है वो ढूंढा था जो मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकी? मेरे भाई ने तुम्हारे घर संदेशा भिजवाया था, गोत्र भी अलग थे। और बोला देखो भाई, जितनी पढ़ाई तुमने करी हुई थी उतनी पढ़ाई तो अभी भी मैंने नहीं करी है, तुमने भले मैट्रिक पास ना किया हो। तो मुझे लगा ऐसी बीवी आ जाए जिसका रोब पहले से वो पढ़ रही है ना बाबा, पर आप देखता हूँ तुम बहुत भली लड़की हो। उनका हंसने लगे, बोला अब पर अब क्या किया जाए, मेरी भी शादी हो गई, आपकी भी हो गई जी। मजाक हो गया। तो हरिवंश राय बच्चन के लिए मैं सोचती थी, इतना बड़ा कवि, सिंघल साहब कह रहे हैं वो शराब नहीं पीता, और भाई साहब कह रहे हैं दुनिया का कोई शायर ऐसा नहीं जो शराब ना पीता। तो उनके संपर्क में जितने होंगे सब पीते थे। तो सिंघल बोले भाई वो तुम्हारी मर्जी। बोले एक तो उम्र ज़्यादा है, कई मैं 20 की थी, 20 ना था, ये 31 साल के थे। बोले 11 साल का फ़र्क ज़्यादा, चलो वो भी छोड़। फिर वो रंडवा आदमी है जी। 2 बात हो गई। तीसरे ये कि भैया वो शायर है, और जितना बड़ा ऐब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई साहब। भाई साहब बोले और साल 6 महीने में कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा पढ़ा लिखा। मुसीबत ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ हम लोगों से डांट खा खा ये इतना लिख लेती है, अच्छा घर मिलेगा तो और लिखेगी। मैं लिखनी है कि वो
बुरा नहीं मानता, पर लड़का होकर लिखती तो हम कहाँ कहाँ करते, पर अब क्या किया जाए, लड़की है। तो शादी में तो बोले कि नहीं, मैं वहाँ खबर नहीं दूंगा। बस इसके बाद कोई बात नहीं हुई। पर हाँ, मुझे उस वक्त बुरा लगा। मैंने कहा शराब पीता था, पीने दो, इतने बड़े कवि की पत्नी तो कहलाता, बस ये गर्व की बात होती है। ये प्रसंग को आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने आत्मकथा में लिखा है। देखिए, झूठ की कोई बात नहीं। आप इसको चंद्र कोई ये सोचे। एक और चीज मुझे याद आ रही है, उसको याद कर लेना चाहिए कि आज सांप्रदायिक दंगा और जो है कि देश को आज़ादी मिली थी 47 में, और उसके बाद कबायलियों ने कश्मीर पर और भारतीय लेखकों का एक श्रेष्ठ मंडल कश्मीर गया था, जिसमें शिवदान सिंह चौहान थे, अब्बास साहब थे, आप थी, रामचंद्र तिवारी थे, और अचला सचदेव थी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक ऐसे आदमी से मैं मिला कश्मीर प्रवास में, जो आदमी शिवदान सिंह चौहान से उसी श्रेष्ठ मंडल में मिला था। अच्छा। और वह है पद्मश्री रामनाथ शास्त्री। अच्छा। और उसी के बाद आपको याद होगा आलोचना पत्रिका शिवदान सिंह चौहान ने निकाली थी। हाँ, निकाली थी। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि श्रेष्ठ मंडल ने सांप्रदायिक सौहार्द की किस तरह से स्थापना की कश्मीर में। वो शिष्टमंडल दिल्ली में जब हरि सिंह जी, मतलब कश्मीर के हरि सिंह ने, राजा हरि सिंह, हाँ, राजा हरि सिंह ने एकदम से भारत सरकार से कहा कि हम आपसे मिलेंगे। उस टाइम तो कहा नहीं, जब कबायलियों ने आक्रमण कर दिया, तब जब आक्रमण कर दिया तो मिला, सरकार ने मिला लिया। लेकिन सारी प्रजा मुसलमान थी वहाँ की। पहले कभी बौद्ध रही होगी, बौद्ध से मुसलमान हो गई, क्योंकि बौद्ध से हिंदू जातियों में जाना कठिन था। कोई बौद्ध ब्राह्मण बाद में अगर चित्तपावनी ब्राह्मण बनना चाहे तो नहीं बन सकता, तो वो सारे बौद्ध मुसलमान हो गए। एक और भी रिवाज था, जो राजा होता था उससे इतनी फैसिलिटीज मिलती थी कि व्यक्ति सोचता था इन्हीं का धर्म मान लो, अर्थ क्या है जी। हमें काफ़ी यहाँ क्रिश्चियन एक भी नहीं था जो इतने बने, और छोटी जाति के बने। वो किस लिए बने कि उन्हें इतनी असुविधाएं थी। क्रिश्चियन होने पर बहुत सी सुविधाएं मिल जाती, सामाजिक, मतलब सामाजिक स्वीकृति। तो आदमी जीना तो चाहता है जी। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें जो अनिश्वरवादी हो जी। तो वहाँ पहुँचने पर मतलब आप लोग को कैसा लगा? श्रेष्ठ मंडल जब पहुँचा, हाँ, तो वहाँ तो वहाँ दंगा मारकाट चल रही? नहीं, उस दंगा मारकाट नहीं चल रही थी। उस समय हम कश्मीर उतरे सुबह, तो वहाँ परेड हो रही थी। नंगे बच्चे कंधे पर लकड़ी की तलवार लिए थे, और बड़े लोग कोई लोहे का डंडा, कोई ये सब लिए। लेकिन इस मामले में हरि सिंह ने कमी नहीं की थी कि एक और मोहम्मदन साहब थे, मैं नाम नहीं, शेख अब्दुल्ला तो शेख अब्दुल्ला ही थे शायद। उन्होंने भी यही कि बस हाँ, शेख जी ने भी बहुत उस वक्त में की। शेख जी का ये इरशाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा वहाँ लगता था। बल्कि इसने हरि सिंह के नारे को दबा दिया था इस तरह से। तो वहाँ पहुँच गए, तो हम लोग तो ये देखने आए थे किस गांव की क्या हालत है। तो कई गांव देखे, उन्होंने आग लगा दी थी गांव में, जाड़े के दिन थे, कई गांव जले हुए थे। वहाँ तो कोई मकान 3 मंजिले से कम नहीं होता, क्योंकि नीचे के जाड़े के दिनों में बीच के हिस्से में आदमी लोग रहते हैं, नीचे के हिस्से में जानवर को रखते हैं, और ऊपर उनका चारा रहता है, क्योंकि बाहर कोई चीज़ छोड़ें तो बर्फ़ से ढक जाएगी जी। खाने पीने का भी है, 6 महीने का जुटा लेते हैं, जानवर के लिए भी, अपने लिए भी, चाहे जैसा भी खाना हो जिससे वो वहीं खा सकें। और गंदगी यूँ होती है, खाने कहाँ जाएं, तो वो लोग छत पे चढ़ के पिछवाड़े कर लेते हैं। नतीजा होता कि जाड़ों में पिछवाड़ा जो है उनका आधी दीवार उन सूखे लैट्रिन की बनी हुई होती थी कश्मीर में। पर वो उनकी मजबूरी थी उस टाइम की। तब गई थी मैं। तो ये जो जिस लड़के की कहानी मैंने लिखी है जी, इस लड़के की मौत इसी तरह हुई थी। वहाँ कई कहानियाँ उस परिवेश की आपने लिखी हैं।
जो आत्मकथा में जिनका उल्लेख आपने किया है, कुछ कहानियाँ उस समय का हाँ। परिवेश की आप। हाँ, लेकिन ये कहानी जो है यही भेड़िए वाली, भेड़िए। हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है। मैंने जाने के दूसरे तीसरे दिन वो कहानी सुनी कि वहाँ से पहलगांव से जी। ये खबर आई है। मेरा मन एकदम हो गया। कारण दो थे। पेट में मेरे 1 महीने का बच्चा था, और जब बच्चा पेट में हो तो मुझे उल्टियाँ बहुत आती हैं। पर कश्मीर होने की वजह से मैं वहाँ बस दही खाती रहती थी, बल्कि वहाँ का वो खनसामा कहता, अरे मेम साहब मर जाएगा मर जाएगा। ठंडा में दही खा। ठंडा में इतना दही खाता कोई, यहाँ पुलाव तो सब खाता, दही तो कोई नहीं खाता। मैंने कहा भाई मैं पुलाव नहीं खाती, मैं दही खाती उल्टी हूँ। नहीं होगी। पर वो कोई बोला कुछ ही खाओ, खाना तो खाना है। और इन्होंने एक तमाशे, ये घबराने वाले आदमी बहुत हैं। भावुक आदमी घबराता बहुत जल्दी है। जी। जैसे ही पता लगा कि बानेहाल पास बंद हो गया बर्फ से और अभी ये इनका कन्वाय नहीं आ रहा, इन्होंने गवर्नमेंट को लिखना शुरू कर दिया। हाँ, आप बहुत जल्दी लौट आई। जब शिष्टमंडल वहाँ था, आपने जिक्र किया कि आप तुरंत बाई फ्लाइट जो है वापस आ गए। नहीं तो जब हिंद गवर्नमेंट को ये बार बार लिख रहे हूँ, एक लेटर पहुँच जाए, दूसरा पहुँच जाए, मेरी पत्नी कश्मीर गई है उसे वापस करिए, हाँ। तो वहाँ यह आया कि भाई कोई चंद्रकिरण सोन रिक्शा है, उन्हें तुम वापस भेज दो, किसी भी तरह से भेज दो। जी। मैं क्या कह सकती थी जब भाई रामचंद्र तिवारी बोले भी किरण तुम्हारी दोनों कहानियाँ जो दो एक एक रात में तुमने लिखी हैं, हम सारी कहानियों को पीछे छोड़ गए, तुम अभी मत जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जानना चाहती। अर्चला भी बोली कि क्या करेगी जाके, वो ज़रा मिजाज की तेज़ भी थी, बोली छोड़ो परे।